एफसीआई साइलो टेंडर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जी हाँ, यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में एफसीआई द्वारा इनवाइटेड साइलो टेंडर में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो आप केआईपी के साथ जुड़कर इस टेंडर में सक्सेसफुली पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जब भी आप इस टेंडर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है, 32 ईयर प्लस का ये इसमें एफसीआई कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिन लोगों के साथ जिनका टेंडर जो है L1 पे लाइन अप होगा। तो यहाँ इस टेंडर से रिलेटेड जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हमने हमारी पहले की वीडियोज़ में भी शेयर किए हुए हैं और इस पे जो हमने वेबिनार कंडक्ट किए थे उसमें भी मैंने डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। यहाँ आफ्टर क्वालिफाइंग द नेटवर्थ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, यानी कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास नेटवर्थ अवेलेबल्स हैं और जो इस टेंडर में जो नेटवर्थ नॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं वो उनको कंप्लाई विद करते हैं। उसके बाद जब वो इस टेंडर को इवेल्युएट करना चाहते हैं कि हाउ टू मेक प्राइसिंग बिड मोर कॉम्पिटिटिव, कि आपकी जो प्राइसिंग बिड करनी है आपने इसमें जो फिक्स स्टोरेज रेंट के लिए वो कैसे करें, यानी इस प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या रहेगा, क्या बैंक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, किस रेंट पर इसमें प्रोजेक्ट का आईआरआर पेबैक कितना आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जैसे कंस्ट्रक्शन नॉर्म कैसे लाइन अप करें, क्योंकि एफसीआई ने जो पूरा का पूरा एक टोटल कंस्ट्रक्शन असेसमेंट इसमें दिया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट असेसमेंट करने की वो इन्वेस्टर या बिल्डर की ही रहती है जब वो अपनी प्राइसिंग बिड करता है। तो प्राइसिंग बिड को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए केआईपी ने आपके लिए एक फाइनेंशियल मॉडल फैसिलिटेट किया हुआ है, यानी कि इस मॉडल में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस है, इसके साथ साथ ये अगर आप रेंट लाइन अप करते हैं तो क्या प्रोजेक्ट का पेबैक रहेगा, क्या आईआरआर रहेगा, क्या इंटरेस्ट कॉस्ट आएंगी, क्या टैक्सेशन नॉर्म्स हैं। तो यदि आप भी एफसीआई के इस टेंडर में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो केआईपी द्वारा तैयार फाइनेंशियल मॉडलिंग और जो टेंडर फैसिलिटेशन सर्विसेज है उसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। अब मैं आपके साथ इस टेंडर से रिलेटेड जो फाइनेंशियल मॉडलिंग, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने कि क्या आईआरआर है, क्या कॉस्ट है, डिटेल्स एस्पेक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप इसको देख के ताकि अब आपको अपना डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल बना रहे। आइए हम समझते हैं एक एग्जांपल्स लेके कि कैसे एफसीआई साइलो टेंडर्स की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हम इंश्योर करें। उसके लिए हमने एक एग्जांपल्स लिया, मान लीजिए प्रोजेक्ट जो पंजाब स्टेट में जो प्रोजेक्ट ओपन्स है पंजाब 1, हमने उसको लाइन अप किया। इस पंजाब 1 की जो प्रोजेक्ट है इसमें जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एफसीआई ने असेस किया हुआ है वो 215 करोड़ 34 लाख है। आपको जो फिगर दिखाई जा रही है ये इन लैक्स हैं और अगर हम इनको करोड़ में लाइन अप करते हैं तो 215 करोड़ 34 लाख का टोटल प्रोजेक्ट पंजाब 1 का है। अब आप इसमें देखिए, जब हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी करते हैं तो क्या बेसिक इनपुट्स अपने को लाइन अप करने हैं ताकि अकॉर्डिंगली हम प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है वो चेक करना चाहेंगे। तो इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस और लैंड कॉस्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पंजाब 1 प्रोजेक्ट है इसमें 4 लोकेशंस है, यानी 4 साइट्स हैं। पहला जो साइट है S1 वो हब मॉडल है, 50,000 एमटी का है, और S2 यानी साइट सेकंड वो स्पोक मॉडल है, 37,500 की है। साइट 3 स्पोक मॉडल है, 50,000 एमटी का स्टोरेज है। साइट जो 4 है वो हब मॉडल है, 50,000 मीट्रिक टन का है। तो टोटल में अगर आप देखेंगे तो 1,87,500 मीट्रिक टन टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है। इस 1,87,500 मीट्रिक टन की जो टोटल कॉस्ट एफसीआई ने असेस की है वो 215 करोड़ के अराउंड है। अब हमें इस कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना है, क्योंकि जो एफसीआई ने जो कॉस्ट असेस की है वो इंक्लूडिंग लैंड है, कंप्लीट कॉस्ट है। तो अगर हम इनको देखें फॉर एग्जांपल, जैसे ये इनपुट सेल हमने लाइन अप किए हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर एमटी का है, यानी ये आपका हब मॉडल 50,000 मीट्रिक टन। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर एमटी
11,000 रुपये आती है। स्पोक मॉडल में 8,000 है और हब में 11,000। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी पहला जो साइट है हब है 50,000 MT का, उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई वो 55 करोड़ है, अगले की 30 करोड़ है, उससे अगली 40 करोड़ है, फिर 55 करोड़। तो टोटल हमारा 180 करोड़ रुपया जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आया। अब जो इसका जो लैंड कॉस्ट है, यानी जो लैंड की असेसमेंट है, वो आप देख पा रहे होंगे कि हब मॉडल के लिए जो लैंड है वो 18 एकड़ चाहिए, स्पोक के लिए 6, इस साइट के लिए 7, इसके लिए 18, टोटल 49 एकड़ आपको चाहिए। अब यहाँ आपको पर एकड़ एक कॉस्ट का असेसमेंट करना। फॉर एग्जांपल्स हमने यहाँ जैसे 72 लाख रुपीस पर एकड़ हमने लिया, फॉर एग्जांपल्स है। आप इसमें जब भी आप असेसमेंट करेंगे, आप साइट स्पेसिफिक असेसमेंट करेंगे कि ये जो रेफरेंस एरिया है साइट 1 का, इसमें आपको जो लोकेशंस है वो मान लीजिए 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के रेडियस में जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में डिफाइन है, आपको अकॉर्डिंगली असेसमेंट करना है। ये कॉस्ट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो मान लीजिए हमने 72 लाख लिया तो 12 करोड़ 96 लाख की कॉस्ट लैंड पे आ गई साइट 1 पे, और टोटल जैसे लैंड कॉस्ट है 35 करोड़ 34 लाख के अराउंड हमारी कैलकुलेट हुई। तो जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है साइट वाइज भी हमें मिल गया, हब मॉडल, स्पोक मॉडल, लैंड कॉस्ट भी इसमें शामिल कर लिए। तो ये सारा जोड़ के हमारा 215 करोड़ 34 लाख का टोटल असेसमेंट हमने एक बार जो एफसीआई ने किया है उसको हमने एज इट इज ले लिया। जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आप अपनी जो टेक्निकल टीम्स है, जो वेंडर्स है, वेंडर्स आपको कोट देता है कि असेसमेंट करता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी, उसमें सिविल वर्क, आपका जो इंजीनियरिंग वर्क्स है, साइट वर्क्स है, इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, अगर वो असेसमेंट करते हैं अकॉर्डिंगली आप अपनी कॉस्ट को यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि ये 11,000 कॉस्ट नहीं है, 10,000 है, तो आप 10,000 के साथ इसको लाइन अप कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। असेसमेंट करने के लिए कि भाई हमें हमारे प्रोजेक्ट की असेसमेंट करनी है, अगर हम इस प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस करके देखते हैं, बढ़ा के देखते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे प्रोजेक्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। वी आर शेयरिंग एन एग्जाम्पल्स विद यू। आप अकॉर्डिंगली इस फाइनेंशियल मॉडल में अपनी इनपुट्स डाल के ये चेक कर पाएंगे। तो अभी हमने एक बार जो एफसीआई ने कॉस्ट माना हुआ है वो इसी को एज इट इज हम ले रहे हैं, और वो टोटल कॉस्ट है हमारी 215 करोड़। अब अगला जो स्टेप हुआ, ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इसमें 25% हम अपना पैसा लगाएं और 75% अगर हम बैंक से लोन का प्रोविजन करते हैं। इसमें भी जैसे कि ये इनपुट सेल है 75% का, अगर आपको लगता है कि आप 80% मैनेज कर सकते हो तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि 60% हम लेना चाहेंगे, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो कंपोनेंट निकल के आ जाएगा जो आपको लोन के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ हमने एज ए स्टैंडर्ड 75% माना, यानी 215 करोड़ में अप्रोक्सीमेटली आपका 54 करोड़ आपका है और जो रेस्ट 161 करोड़ है वो हम बैंक से फंडिंग लेते हैं। ये एज ए इनपुट सेल है हमारे। हमने कॉस्ट को क्लासिफाइड किया, कॉस्ट के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सिविल वर्क कॉस्ट और साथ में लैंड असेसमेंट किया, लैंड की कॉस्ट को हमने इनपुट में डाला। आपकी अकॉर्डिंगली ऑन योर असेसमेंट आप इसको चेंज कर सकते हैं। बैंक फंडिंग डिसाइड होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ एक बैंक से रिलेटेड जो इनपुट नॉर्म्स है वो लिए कि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म लोन पे क्या रहेगा, 8.5% है, आपका 9% है, आपका 9.5 है। आप अकॉर्डिंगली इसको इनपुट को चेंज कर पाएंगे। मोरेटोरियम पीरियड हमने 3 साल का माना है कि जब भी लोन लेंगे उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा, उस ड्यूरेशन में आपका लोन रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो मोरेटोरियम पीरियड होता है। टोटल पीरियड ऑफ लोन को हमने 20 साल माना। आप इसको कम भी कर सकते हैं एज पर योर बैंकिंग डिस्कशन, मान लीजिए 15 साल का है या 17 साल का है, तो अकॉर्डिंगली आपका लोन रिपेमेंट पीरियड आ जाएगा। क्योंकि आपका 3 साल मोरेटोरियम है तो बाकी जो नेट पीरियड बचेगा वो आपका रिपेमेंट आएगा। यानी अगर हमने 20 साल का टोटल टर्म लोन का पीरियड है, 3 साल अगर हमारा मोरेटोरियम, तो 17 साल को आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहाँ अच्छा एक पॉइंट हमने और ऐड किया आपके कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो
मोरेटोरियम पीरियड रहेगा उसमें जो आपने इंटरेस्ट कॉस्ट बियर की है वो भी हमने इसमें जोड़ ली है। तो ये हमारा अगला स्टेप होगा कि हमने बैंक लोन की फंडिंग्स को कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, मोरेटोरियम के साथ, टोटल पीरियड ऑफ लोन के साथ और ईएमआई के साथ और इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड के साथ हमने इसको सिंक कर दिया। इनपुट सेल जो है येलो मार्क्स हैं, इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम मानते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू मॉडल्स है, क्योंकि इसमें हमें फिक्स स्टोरेज रेंट के लिए ही हमने हमारा कोट करना है, वो है हमने एक बार स्टैंडर्ड मान लिया कि 1300 रुपये पर एमटी पर ईयर। आप इसको चेंज कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जैसे जो रेट गया मान लीजिए 1199 का गया तो आप 1200 का रख सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। 1250 हम रख के देख सकते हैं, 1200 हम नेट रख के इसको लाइन अप कर सकते हैं। वेरिएबल स्टोरेज जो चार्जेस है जिसका अभी टेंडर में प्रोविजन है 7 रुपये 70 पैसे पर मीट्रिक टन है। अगर क्विंटल के हिसाब से देखेंगे तो 70 पैसे पर मंथ है। जो जितना एक्चुअल में स्टोरेज होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी और हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है आपकी उसका 50% तक एक्चुअल में स्टोरेज रहेगा। ये हमने रेवेन्यू मॉडल का इनपुट्स हमने ले लिया है। इसके बाद एक हमारा इसमें है कि हैंडलिंग चार्जेस जो कि एफसीआईज के जो नॉर्म्स हैं अकॉर्डिंगली आपको वो मिलते हैं। तो जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं जैसे कि स्टॉक का इंश्योरेंस है, स्टाफ की सैलरीज है और अलाइड एक्सपेंसेस है, उसका भी हमने एक प्रोविजन यहाँ पे ले लिया। मान लीजिए टोटल रेवेन्यू का 4% हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया और उसमें हर साल इंक्रीमेंट 5% का ले लिया। आप अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंगली इसको 3 भी रख सकते हैं, आप इसको 2 भी रख सकते हैं, आप इसको फॉर एग्जांपल्स हमने यहाँ 4 ले लिए। हर साल इसमें 5% का इंक्रीमेंट होगा। टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे मैंने बताया आपको ये वेरिएबल स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो वेरिएबल स्टोरेज हमारे यहाँ होंगे अगर ये 100% यूटिलाइजेशन है तो आपको अकॉर्डिंगली जितना कैपेसिटी उसके हिसाब से वेरिएबल स्टोरेज मिलेगा। हम इसको यहाँ अपनी नीड के अकॉर्डिंगली मान लीजिए 80% तक वो टोटल यूटिलाइज हो जाता है, यानी कि 1 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज का आपका फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है तो हर महीने जो एवरेज है या हर साल जो एवरेज यूटिलाइजेशन है वो 80% यानी 80,000 मीट्रिक टन का यूटिलाइजेशन होगा। अकॉर्डिंगली आपको वेरिएबल स्टोरेज रेंट मिलता है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि सर ये 80% नहीं रहेगा, खाली रहेगा कुछ पार्ट, तो आप इसको 70% तक की लेके आ सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल्स है। तो ये इनपुट सेल्स है। ऐसे ही हमने पूरे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए पेसिमिस्टिक व्यू और ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी रखा है। बेस मतलब जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं अगर वो 100% है और उसका 5% हमने पेसिमिस्टिक ले लिया यानी 95% और 5% ऑप्टिमिस्टिक यानी हमारा रेट अगर अच्छा जाए उससे ज़्यादा जाए हम 5% एडिशनल रेवेन्यू अगर हमारा जनरेट होता है तो ये इनपुट सेल्स है। ये सारे इनपुट सेल डालने के बाद हमारे पास आउटपुट आती है कि हमारा नेट आईआरआर क्या रहेगा। तो जो आउटपुट सेल है हमारे जैसे अब आप देख पा रहे होंगे ये देखिए ये आउटपुट सेल्स आ गए हमारे। आउटपुट सेल्स में ये आउटपुट आ गए हमारे कि आईआरआर क्या रहेगी। सबसे पहले अगर हम बेस को लेके चलें कि ये कंपोनेंट हमने डाले हैं कि 1200 का रेंट डाला तो हमारी आईआरआर आ रही है 13.76 बेस यानी विदाउट एनी पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक व्यू। इसके साथ साथ हमने पेसिमिस्टिक व्यूज भी दिया है आपको, ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी दिया है और अगर ये एक्सटेंड हो जाए अगले 5 सालों के लिए तो फिर क्या आईआरआर आएगी वो भी हमने दे दिया। और एक आईआरआर में अगर आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है इसकी अगर साल्वेज वैल्यूज भी हम कंसिडर करें, मान लीजिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज मान लीजिए हमारा 200 करोड़ का टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, आफ्टर एग्रीमेंट इसकी साल्वेज वैल्यू रहेगी तो अकॉर्डिंगली क्या आईआरआर अपना प्लान रहेगा। तो ये आपको आउटपुट मिलेंगे। आप फॉर एग्जांपल्स देखिए जैसे हमने रेंट को 1200 से बढ़ा के 1250 किया, जैसे ही 1250 करेंगे आपका आईआरआर जो बेस आईआरआर है 13.76 से बढ़ के 14.53 हो गया, तो सिंक हो गया आपका इससे, राइट। ऐसे ही पे बैक पीरियड यानी टोटल प्रोजेक्ट में जो पैसा लग रहा है आपको कितने साल बाद वो पे बैक होगा टोटल प्रोजेक्ट का। तो जैसे बेस अगर हम देखें हम बेस प्राइस तो बेस प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली ये हमारा 12 साल में टोटल पे बैक लाइनअप हो जाएगा। पेसिमिस्टिक व्यू रखेंगे तो 13 साल में, ऑप्टिमिस्टिक रखेंगे तो
11 साल में ये पैसा पे बैक होगा। ये आउटपुट्स हैं। ऐसे ही अगर आप कैश फ्लो देखना चाहें कि पहले साल तो कि पहले 3 साल तो पैसा लगना है अपना, पहले 3 साल आपका पैसा लगा टोटल, चौथे साल से आपको रेवेन्यू आना शुरू होगा। 5वाँ, छठा, 7वाँ लोन टेन्योर है, तो जब तक आपका लोन टेन्योर रहेगा आपको थोड़ा कैश फ्लो डाउन रहेगा। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि 20वें साल में हमने जैसे ही टोटल लोन का रिपेमेंट कर दिया, 21वें साल में आप देखेंगे कि 352 यानी अप्रोक्सीमेटली आपका 35 करोड़ 28 लाख रुपए, क्योंकि फिगर्स लैक्स में है तो मैं करोड़ में आपको बता रहा हूँ। तो 35 करोड़ हर साल आना शुरू हो जाएगा, 22वें साल में 36 करोड़ हो जाएगा, ऐसे 38 करोड़, ये बढ़ता-बढ़ता हमारा टोटल जो पीरियड है हमारा 32 ईयर्स, इसको हमने लिया, तो हमारा टोटल नेट कैश फ्लो जो आएगा आफ्टर सारा रिपेमेंट करने के बाद 727 करोड़ 36 लाख। तो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इनपुट विंडोज़ है हमारी, कि कैसे-कैसे आपने इनपुट सेल डालने हैं और ये आउटपुट में आपको आईआरआर, पेबैक और कैश फ्लो। इसके साथ-साथ अलाइड्स, ये सारी चीज़ें जो इनपुट्स आपको मिल रही हैं, लोन रिपेमेंट शेड्यूल्स आपको यहाँ हम शेयर कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ रेंट, कैसे कैलकुलेशंस हो रही है। डब्ल्यूपीआई इंडेक्स में इंक्रीमेंट से सीपीआई के इंडेक्स में जो रेंट हमने कोट किया उसके हिसाब से अगले साल कितना रेंट बनेगा, बेसिक रेंट क्या रहेगा, वेरिएबल्स रेंट क्या रहेंगे, हर साल का कैश फ्लो में कैलकुलेशन ऑफ रेंट। इसके साथ-साथ कैश फ्लो में आपको टैक्स के प्रोविजंस भी हमने लाइन अप किए हैं, लोन रिपेमेंट के भी प्रोविजन लाइन अप किए हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर्स आईआरआर, पेबैक्स, कैश फ्लो, टैक्स प्रोविजंस, पेसिमिस्टिक व्यू, ऑप्टिमिस्टिक व्यू, लोन रिपेमेंट्स, डेप्रिसिएशन, ये सारा लाइन अप करके आपका ये डैशबोर्ड्स हमने फाइनल किया। इससे आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि भई जिस रेट पे आप ये टेंडर डालना चाह रहे हैं और जो कॉस्ट आपने सेलेक्ट की, इसमें प्लस माइनस करके देखना चाहते हैं, रेट में प्लस माइनस करके देखना चाहते हैं, लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें प्लस माइनस करके रखना चाह रहे हैं, लोन के कंपोनेंट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये कंप्लीटली आपको अपने इनपुट सेल और आउटपुट सेल का एक ऑप्शंस देगा, ताकि आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिले कि इस रेट पे मैं कंफर्टेबल हूँ, इस आईआरआर पे मैं बीइंग ए इन्वेस्टर कंफर्टेबल हूँ, या ये पे बैक पीरियड पे मैं कंफर्टेबल हूँ। अकॉर्डिंगली आप अपना फिक्स स्टोरेज चार्जेस का रेंट कोट कर पाएँगे और अपनी बिड को कॉम्पिटिटिव कर पाएँगे। तो आई होप आपको ये फाइनेंशियल मॉडलिंग समझ में आ रही होगी। अगर आप टेंडर भरना चाह रहे हैं तो केआईपी के साथ जुड़कर ऐसा कंप्लीट कस्टमाइज़ मॉडल आप हमारे साथ तैयार करवा सकते हैं, ताकि आपके बिड सक्सेसफुली और कॉम्पिटिटिव बन पाए। अब जो आपको मैंने ये फाइनेंशियल मॉडलिंग शेयर की है, आई होप ये जानकारीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रही होंगी। अब आपका जो निर्णय है प्राइसिंग बिड करने का वो बहुत अच्छा रहेगा और आप टेंडर में सक्सेसफुली पार्टिसिपेशन कर पाएँगे। तो टाइमली पार्टिसिपेशंस के लिए, टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस के लिए केआईपी की टीम से कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू, वेलकम इन केआईपीज़।